हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। यहाँ आज हम लोग अभी मैंने आपको 2004 का करवाया है और अभी पीजीटी प्रवक्ता चयन परीक्षा जो है आपकी प्रवक्ता चयन परीक्षा 2005 का हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले वाला 2004 का और ये 2005 का। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे पास। शीशा बनता है। शीशा किससे? सल्फर व बालू से, नाइट्रोजन व चूने से, बालू बोरिक एसिड व फील्ड स्पर से, बालू सिलिका लाइमस्टोन से। तो जो हमारा ये शीशा है वो किससे? बालू सिलिका और लाइमस्टोन के द्वारा बनता है। ठीक है, तो आपका रेत या सिलिका हो गया, सोडियम सिलिकेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन होता है। ठीक, तो लाइमस्टोन का प्रयोग होता है, आपका सिलिका है और बालू है, तो इन सारी चीज़ों का प्रयोग होता है। तो यहाँ सोडियम सिलिकेट जिसको हम लाइम स्टोन के नाम से भी जानते हैं और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन होता है। तो यहाँ पर बालू, सिलिका और लाइमस्टोन आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? आपका करेक्ट हो गया। बच्चों के स्कूली वस्त्र के लिए निम्न में से किस गुण पर ध्यान दिया जाना चाहिए? तो बच्चों के पक्का रंग है, संरद्र है, अवशोषकता है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। और बच्चे का जो है उसमें क्या हम करेंगे? रंग पर ध्यान देंगे। कपड़ा क्या हो? सूती हो। कपड़ा जो है वो कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए और संरद्र होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्न में से न्याय दर्श का कौन सी विधि सरल और व्यवहारिक है? तो जो ये व्यवस्थित न्याय निर्दर्शन है ये क्या है? बहुत ही सरल विधि है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का उद्देश्य महिलाओं में आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना, परिवार के दृष्टिकोणों में परिवर्तन लाना, महिलाओं के दृष्टिकोणों में परिवर्तन लाना। तो उपयुक्त सभी। तो प्रसार शिक्षा के ये सारे उद्देश्य हैं। प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है क्योंकि इससे वे अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि लेंगे, वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे, प्रत्येक व्यक्ति अखबार पढ़ सकेगा, वे परिवार नियोजन का लाभ उठाएंगे। तो यहाँ पर लोगों के लिए लाभकारी है। क्यों? क्योंकि वे अपने बच्चों की शिक्षा में वे अपने आप को अधिक समृद्ध बना सकेंगे। तो बिल्कुल अधिक समृद्ध बनाएंगे। अगर पढ़े हुए हैं तो बच्चों यहाँ पर वे अपने आप को अधिक समृद्ध बना सकेंगे। तो प्रौढ़ शिक्षा से ये होगा। जैसे अभी तक वो अंगूठा लगाते थे तो फिर क्या करें? सिग्नेचर करेंगे। और अच्छा, इनकी आयु पूछ ली जाए तो 15 से लेकर के 35 वर्ष इनकी आयु होती है। और ये प्रोग्राम कब आया है? 1988 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हमारे भारत में आया है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक, कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ जिससे कि आपके प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में हो जाएं क्योंकि बिल्कुल भी अब टाइम नहीं है। पोस्टर्स कैसे होते हैं? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, उपयुक्त सभी। तो पोस्टर्स हमारे ये आपके श्रव्य मतलब सुनने वाले हो गए, नहीं यहाँ पर ये नहीं, दृश्य साधन। ठीक, ये किसके? दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। अगला है, व्यक्तिगत संपर्क विधि कौन सी है? प्रसार शिक्षा की, कार्यक्रम योजना की, घर घर घूमने की, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? जो ये व्यक्तिगत संपर्क विधि है ये किसकी है? तो ये प्रसार शिक्षा की विधि है। घर घर घूमने की ये मत लगा दीजिएगा। अगला है, ब्रेल की विधि से पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि अंधे लोग, ब्लाइंड पर्सन जो हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया। ठीक है, और इसमें क्या होता है? नेत्रहीन जो बालक हैं उनको वो पढ़ते हैं। और इसका आविष्कार कब दिया गया था भाई? इसका लुइस ब्रेल, इन्हीं के नाम पर ये ब्रेल लिपि है भी और 1821 में इस लिपि का आविष्कार किया गया। अगला प्रश्न, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत निम्न विषय आता है। तो हम सभी जानते हैं आहार एवं पोषण, और तो सारे आते नहीं हैं। तो आहार एवं पोषण आता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य नहीं है। चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार, आर्थिक विकास, संक्रामक रोग नियंत्रण। तो क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आर्थिक विकास करेगा? नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य साधन है। टेप रिकॉर्डर, दूरदर्शन, रेडियो और स्लाइड्स। जो ये हमारे जो दूरदर्शन है वो श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं? तो कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं? 7 होते हैं। धन कैसा साधन है? मानवीय, अमानवीय, मानवीय तथा अमानवीय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा धन है वो क्या है? अमानवीय साधन है। उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है। क्या चीज़ अनिवार्य है? सबसे ज़्यादा सौंदर्य
बोध अनिवार्य है। फिर उसके बाद लंबा दिखने के लिए चौकोर डिज़ाइन के वस्त्र उपयुक्त होते हैं। लंबा दिखने के लिए हम सभी जानते हैं कि अगर हमें लंबा दिखना है तो किस तरह के वस्त्र पहनेंगे हम, तो हम धारीदार डिज़ाइन के वस्त्र पहनेंगे, वो भी कैसी, वर्टिकल लाइंस के वस्त्र पहनेंगे। कार्डिंग के द्वारा क्या की जाती है, सफाई की जाती है, ठीक है, रेशों को साफ किया जाता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपको, रेशों की सफाई होती है। फिर कॉम्बिंग में रेशों को सुलझाया जाता है या कंघी किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होता है। ड्राफ्टिंग के द्वारा क्या होता है, कपड़े सिलने के लिए कटाई की जाती है। कटाई से पहले कपड़े पर निशान लगाया जाता है, कपड़े की सिलाई की जाती है और नाप के अनुसार कागज पर परिधान पर चित्र बनाया जाता है। तो यहाँ पर जब ड्राफ्टिंग की बात अगर करेगा, तो जब ड्राफ्टिंग अगर की जाती है तो हमेशा ये पेपर पर की जाती है, तो इसीलिए नाप के अनुसार कागज पर परिधान का चित्र बनाया जाएगा। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं, प्रश्न यहाँ से पूछा गया आपके टीजीटी में, तो वो क्या है, शेयरिंग। ठीक, किस रंगाई की विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है, स्क्रीन पेंटिंग, टाई एंड डाई, बाटिक और स्टेंसिल पेंटिंग। तो इस किस रंगाई में मोम का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो हमारी बाटिक कला है इसमें मोम का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रेशों के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं, खादी के कपड़े, हैंडलूम के कपड़े, नायलॉन के कपड़े, शहतूत के कपड़े। तो कृत्रिम रेशे जो हैं उसके अंतर्गत कौन से आएंगे, ये नायलॉन के अंतर्गत आएगा। शहतूत से मतलब यहाँ पर आपका सिल्क से है, ठीक है। मलबरी, बिना परिसज्जा के कपड़ा सुंदर लगता है, तो अगर परिसज्जा नहीं रहेगी तो कपड़ा कैसा लगेगा, अनाकर्षक लगता है। और बिना कपड़े परिसज्जा के कपड़े को हम क्या, ग्रे गुड्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है, सिलाई हो गई, बुनाई हो गई, ये भी है हमारी, ड्राफ्टिंग भी है, वस्त्र निर्माण ड्राफ्टिंग है, कटाई है और बिनाई है। तो जो वस्त्र निर्माण की विधि इसमें कौन सी नहीं है, तो जो ये हमारी जो बिनाई है ये वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है। सिलाई से बुनाई, ड्राफ्टिंग, कढ़ाई, तुरपाई, रफू, प्रेस, ये सब किसमें अंतर्गत आता है, वस्त्र निर्माण के अंतर्गत आता है, लेकिन बिनाई नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, जब भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आए आप इंग्लिश की तरफ जाएं, और आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट इंग्लिश को देखने से ही करेक्ट हो जाते हैं। जिसका एग्जाम्पल क्या है, जो हमारा टीजीटी एग्जाम हुआ है उसमें जो फाइबर वाला क्वेश्चन आया था वो उसका बहुत सही एग्जाम्पल था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतु नहीं है, पादप तंतु प्राकृतिक है, हाँ है, खनिज तंतु, वनस्पति तंतु, प्राणिज तंतु। तो इसके अंतर्गत जो है आपका प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत क्या इसमें नहीं आएगा, तो तंतु क्या है, ये एक प्रकार का रेशा है, प्राकृतिक पूछ रहा है ना तंतु, तो कौन सा इसके अंतर्गत, तो पादप मतलब आपके पेड़ पौधों से हो गए, वनस्पतिक तंतु ये भी आपके पेड़ पौधे प्राणी जैसे एनिमल से हैं, और ये जो है आपका ये आपका मिनरल है। तो ये सारे आपके प्राकृतिक के अंतर्गत आते हैं। आई होप कि यहाँ पर ऑप्शन कुछ और देना चाहिए था, तब ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता, क्योंकि जो हमारा खनिज है, खनिज भी तो हमारे प्राकृतिक तंतु के ही अंतर्गत आता है। ठीक, तो इसलिए नहीं है पूछा है, तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। अगर इसकी जगह कुछ और दिया होता, नायलॉन दिया होता या कुछ और दिया होता, तब यहाँ पर करेक्ट आंसर होता। निम्न में से कौन सा यांत्रिक परिसज्जा है, यांत्रिक परिसज्जा यंत्रों के द्वारा जो की जाती है, टेंटरिंग है, मर्सराइजिंग जो है और ब्लीचिंग, ये दोनों क्या है, केमिकल है। क्योंकि कास्टिक सोडा वाला प्रश्न आया था ना, कास्टिक सोडा हो गई, और ब्लीचिंग क्या है, ब्लीचिंग में ब्लीच का प्रयोग करते हैं, जो आपकी पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो क्या है आपकी ब्लीच है। और फिर ये टेंटरिंग जो है, इसमें क्या होता है, अलग अलग हुक लगे हुए होते हैं, इसमें क्या होता है, कपड़े को तान करके उसको साइज में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका टेंटरिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, और ये भी जानिए कि दो तरह की परिसज्जाएं हैं, जिसमें से आपकी जो स्पेशल फिनिशेस के अंतर्गत आपकी मर्सराइजिंग आती है और आपकी आती है सिकुड़न प्रतिरोधी, जिसको आप सेंफोराइजिंग कहते हैं। ठीक है, फिर वाटर प्रूफिंग वाली है, फिर डाइंग है, प्रिंटिंग है, ये सब विशिष्ट के अंतर्गत आती है। ठीक, अगला है, सबसे पहले रेशम का उत्पादन कहाँ हुआ, भारत में, जापान में, फ्रांस में, चीन में। हम लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, चीन में हुआ है। ठीक, फिर अगला प्रश्न है, कपड़े को 10 मिनट तक कास्टिक सोडा में खींचकर भिगोने की विधि को क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, उसको हम क्या कहते हैं, मर्सराइजिंग कहते हैं। साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने, सिगमंड फ्रॉयड ने दी, जिसमें कि लिबिडो की
की बात की उन्होंने ना, लिबिडो की बात की, तो वो किसने, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी हुई थ्योरी थी। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक है केक व चॉकलेट, नूडल्स एवं पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स व आइसक्रीम, दूध एवं प्रोटीन युक्त। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होता है, दूध एवं प्रोटीन युक्त भरपूर भोजन। बच्चों के शारीरिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, निद्रा है, व्यायाम है, पोषण है, स्वच्छता। सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो जाता है, पोषण हो जाता है। ये सभी आवश्यक है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछा है तो इसलिए पोषण हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था का समय क्या होता है, बाल्यावस्था तो होती है और पूर्व बाल्यावस्था पूछ रहा है, प्रश्न को खूब ध्यान से देखना है। ठीक, तो पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था ना, दो तरह की हो गई। तो ये 2 से 6 वर्ष का जो समय है वो पूर्व बाल्यावस्था का है, क्योंकि इससे पहले क्या है, हमारी शैशवावस्था है, और फिर 6 से 12 वर्ष का समय उत्तर बाल्यावस्था का समय है। ठीक, उसके बाद प्यूबर्टी आ जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है। गृह व्यवस्था के निर्धारक हैं कौन है आपके, आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन, मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर, मानवीय अमानवीय साधन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब भी निर्धारक तत्व के बारे में पूछेगा कि कौन से इसके निर्धारक तत्व हैं, तब आप इसका करेक्ट आंसर देंगे कि आपकी गृह व्यवस्था के जो निर्धारक तत्व हैं वो आपके मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर हैं। आपको कहीं कहीं सी भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट होगा। घरेलू आय व्यय को संतुलित करने के लिए, क्योंकि मानवीय अमानवीय तो साधन हो गए ना, इसलिए व्यवस्था के निर्धारक पूछ रहा है, साधन नहीं पूछ रहा है, तब मानवीय अमानवीय होगा। फिर उसके बाद प्रश्न है, घरेलू आय को संतुलित करने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। तो यहाँ पर जो घरेलू आय है उसको संतुलित करने के लिए क्या उपाय आवश्यक है, तो सबसे पहली बचत करना, बजट बनाना, मितव्ययिता करना, उधार लेना। तो हम लोग बचत तो करनी ही चाहिए, लेकिन उससे अच्छी बात यहाँ पर बजट बनाने की आ रही है। तो सबसे आवश्यक क्या है, बजट बनाना चाहिए। 3 मूल रंगों के अंतर्गत कौन से 3 रंग आते हैं, मतलब ये पूछ रहा है आपका प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं। तो ये हमारा रेड हो गया, इधर हमारा ब्लू हो गया, इधर हमारा येलो हो गया। तो ये हो गया RBY। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कहाँ पर है, यहाँ आपका रेड, हाँ, नीला, पीला, लाल। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। अगला है, निम्न में से किसका तात्पर्य किसी प्लान के अंतिम परिणाम से है। किसी प्लान के अंतिम परिणाम की बात कर रहा है। तो अंतिम परिणाम क्या होता है, तो अंतिम परिणाम जो होता है वो सदा मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पर मूल्यांकन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद पारिवारिक जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है संसाधन, समय प्रबंधन, वैल्यू। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है वो जिंदगी का महत्वपूर्ण अंग है। जैसे हमारी वैल्यूज़ होंगी उसी प्रकार से हम अपने कार्य को करते हैं। इकेबाना पुष्प सज्जा है, कहाँ की है ये जापानी पुष्प सज्जा है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय मानक संस्थान ISI की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ISI की स्थापना 1947 में हुई है, और बाद में BSI, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया जो है आपका, BSI की जो ये हुई है 1952 में। ठीक है, अब जैसे प्रेजेंट में अगर पूछा जाए कि ये, तो ये ठीक है, तो ये भी आप जानते रहे। ठीक, तो यहाँ पर 1947 में ISI की स्थापना हुई है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है कि आपका इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना सन 1947 में हुई है। हाँ, BSI की मैं बात कर रही थी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये BSI का फुल फॉर्म है। अगर आ जाए तो 1952 में है ये। सजावट का सिद्धांत, प्रकाश, नमूना, अनुपात, अनुरूपता। तो ये सजावट के सिद्धांत हों चाहे आपके कला के सिद्धांत हों, उनका यही करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पर अनुपात और है आपका, अनुपात, अनुरूपता है और संतुलन है, ये सब आपके सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर होती है। तो यह कथन किसका है, यह कथन है ग्रास एवं क्रैंडल का। योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होती है, एक दूसरे पर निर्भर होती है, यह किसका, ग्रास एवं क्रैंडल का कथन है। राष्ट्रीय
बचत पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है। शरीर की मास्टर ग्लैंड है कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड है। और यह कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। और नलिका विहीन ग्रंथि है, ये डायरेक्ट रक्त में मिल जाती है और किसका श्रावण करती है? हार्मोन का श्रावण करती है। अगला है, शरीर का तापमान सामान्यतः होता है, हमारे शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस में पूछ ले तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर बात करते हैं हम उसकी, अगर जैसे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दो तरह से होता है ना, और फिर उसके बाद हमारे जो शरीर का जो तापमान है वो 37 है, और फ़ारेनहाइट में अगर हम जाते हैं तो 98.6 है। उसी तरह से जल का उबलना जो है सेल्सियस में कितने पे उबल जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। और फ़ारेनहाइट में अगर हम जाते हैं तो वो किसमें? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है, ठीक। उसी प्रकार से जल का जमता है 0 पर, और कितने फ़ारेनहाइट में अगर हम जाएंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जल जम जाएगा, ठीक। एंटीबॉडीज सुरक्षा प्रदान करते हैं प्यास से, संक्रमण से, तो यहाँ किससे हो जाएंगे? ये संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन WHO मुख्यतः काम करता है किस पर? WHO काम करता है स्वास्थ्य संबंधी पर काम करता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए? तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्तर 13 से 15 GM/100 मिलीलीटर खून में होना चाहिए, 13 से 15, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है, घनी बस्तियों में पेड़ पौधे छाया देते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं, पक्षियों को आश्रय देते हैं, जमीन का सारा पानी सोख लेते हैं। तो घनी बस्तियां जो हैं उनमें जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? वातावरण को शुद्ध करने का कार्य करते हैं, क्योंकि वो O2 रिलीज करते हैं और CO2 ले लेते हैं। अगला है, ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो जो सन से बड़ा कोई ऊर्जा का मूल स्रोत नहीं है, तो आप बिल्कुल सौर ऊर्जा पर टिक करिए। गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित है? तो 10 से 12 किलोग्राम भार बढ़ना उचित है। अगला प्रश्न है, मधुमेह एक लक्षण है, मधुमेह मतलब डायबिटीज, अतिसार है, बुखार है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना, ठीक है। प्यास न लगना, ये तो प्यास लगती है इसमें, ठीक है, ये नहीं कि नहीं लगती है, प्यास लगती है। अगर पूछ ले कि मधुमेह के जो वो है आपके लक्षण कौन कौन से हैं, तो उसमें पॉलीडिप्सिया में प्यास ज़्यादा लगती है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया में यूरिनेशन मतलब मूत्र की इच्छा बार बार होती है, मतलब जाना पड़ता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, कोई भी चोट या जख्म क्या होता है, हीलिंग बहुत देर में होती है, बार बार फोड़े फुंसियां होना, चक्कर आना, ये सब किसका लक्षण है? मधुमेह का लक्षण है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले दो कारक, भोजन और परिवार, बुद्धि और भोजन, वंशानुगत गुण तथा वातावरण। तो जब भी आप देखें कि जहाँ पर भी आपको हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट मिल जाए वही करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि दोनों ही प्रभावित करते हैं। अच्छी आदतें डालने का समय है किशोरावस्था में, वयस्क होने पर जन्म के 5 वर्ष। तो शुरू में ही बच्चे में अच्छी आदतें हम लोग डाल सकते हैं। फिर बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पुरुष शुक्राणु के द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। ओके, वीनिंग शुरू हो जाती है। वीनिंग क्या होता है? दूध छुड़ाने की प्रक्रिया होती है। तो वैसे तो दूध बच्चा 6 माह में छोड़ता ही है, लेकिन अगर 4 से 6 माह ऑप्शन में है तो वीनिंग की प्रक्रिया मतलब शुरू कर देना चाहिए, छुड़ाने की आदत हल्की हल्की डालनी चाहिए और साथ में पूरक आहार उसको देना चाहिए। तो 4 से 6 माह यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ओवम का पीरियड होता है 2 हफ्ते का, 2 से 4 हफ्ते का, 3 से 8 हफ्ते का, 8 से 10 हफ्ते का। तो ओवम का जो पीरियड है वो 0 से 2 हफ्ते का होता है। टोकोफेरॉल क्या, हम जिसको सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जानते हैं, वो क्या है आपका? विटामिन ई है, ठीक है, और बांझपन के लिए जिम्मेदार होता है इसकी डिफिशियंसी से। रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है? आहार की प्रकृति, रोगी की भोजन संबंधी आदतें, रोग का कारण जानना, इनमें से सभी। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। गर्भवती महिला को प्रतिदिन अतिरिक्त कैलोरी की कितनी आवश्यकता होती है? अगर जैसे कोई गर्भवती महिला है, मैं यहाँ पर आपको RDA 2020 के हिसाब से बताऊंगी कि अतिरिक्त कैलोरी की कितनी मात्रा दी जानी चाहिए। वैसे तो गर्भवती कैलोरी पूछ रहा है ना, तो 350, ठीक। गर्भवती महिला को अतिरिक्त कैलोरी की 350 दी जानी चाहिए। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो यहाँ पर आपकी एक सेकेंडरी हो गई, मॉडरेट हो गई और हैवी, ठीक है। सेकेंडरी की बात करती हूँ तो 1660 हो गया, ठीक, और मॉडरेट की बात करती हूँ तो 2100 आपका हो गया, 30 हो गया, ठीक, और हैवी वर्कर है तो आपका हो जाता है 2700
20। ठीक, ये हो गया। और फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखिए प्रेगनेंसी का आपका 350 आ गया, इसमें ऑप्शन में नहीं है क्योंकि पुराने के अनुसार है, तो अब हमारे नए में कितना 350 है। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी पीरियड का हो गया। फिर लैक्टेटिंग में जब हम जाएंगे तो 0 to 6 मंथ, लैक्टेटिंग की बात, इन्फेंट की नहीं, लैक्टेटिंग की बात कर रही हूँ कि 0 to 6 मंथ है। छोड़िए, ये ज़्यादा हो जा रहा है। एक मिनट, यहाँ तक आप जानिए। ठीक है, तो 350। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाता है, ये 350 हो जाता है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे जब भी अगर प्लस करके अगर पूछ लेता है तो आपका, जैसे अगर सेकेंडरी है, मॉडरेट है, हैवी है, तो अगर प्लस करके पूछ लेता है तो आप क्या करेंगे, इसी 1660, अगर सेकेंडरी का पूछता है तो इसी में, इसमें 350 प्लस कर देंगे। फिर मॉडरेट का पूछेगा तो उसमें 350 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अब हम जैसे लैक्टेटिंग की मैं बात यहाँ पर बात कर रही थी, थोड़ा सा देख सकते हैं हम लोग कि लैक्टेटिंग की बात अगर हम करते हैं तो लैक्टेटिंग दूध पिलाने वाली धात्री माता है तो उसका 600 हो जाता है। ठीक है, और फिर जो 0 से 6 माह में और 6 से 12 माह में, ठीक है, 6 से 12 माह में जो लैक्टेटिंग मदर है उसका कितना होना चाहिए, 520। ठीक है, ये प्लस है, ये भी प्लस है। तो अगर पूछता है, टोटल अगर पूछता है तो इसी में हमको प्लस करना है। ठीक है, इसी में प्लस करना है कि अगर पूछे कि ये तो अतिरिक्त मात्रा हुई ना, प्लस प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब अतिरिक्त है ये, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ठीक, अगला है हमारा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में पाया जाने वाली ऊर्जा। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, वसा वाला प्रश्न आ चुका है तो आप लोग कार्बोहाइड्रेट देख ही लीजिए, तो कितना है, 4 कैलोरी। ठीक, तो रेशा क्या है, प्राप्य अप्राप्य कार्बोहाइड्रेट, आंशिक प्राप्य कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ये रेशा है वो क्या है हमारा, वो हमारा आपका अप्राप्य कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। अप्राप्य नहीं रहेगा यहाँ, बल्कि यहाँ पे क्या रहेगा, अपाच्य। ठीक है, अपाच्य कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है, तो सबसे प्रमुख अगर देखा जाए तो वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये तीनों ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। लेकिन जो हमें एनर्जी लेनी चाहिए, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है, वसा से मिलती है, 9 ग्राम। ठीक है, लेकिन जो इसका प्रमुख, क्योंकि हम अपने डाइट में देखे हैं कि जो हम खाना खाते हैं उसमें से 60 से 65% हमें किससे लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से लेना चाहिए। तो इसलिए इस आधार पर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होता है। इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि मतलब किसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमको मिलती है, तो मेनली जो ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं। और प्रोटीन जो है, प्रोटीन का कार्य शरीर निर्माण करना है, लेकिन इसकी अनुपस्थिति में, कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में प्रोटीन कार्य करने लगता है, वसा कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वहाँ पर करेक्ट हो गया। रतौंधी निम्नलिखित में से पौष्टिक तत्व की कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है, और वृद्धावस्था में होने वाला यह रोग है। रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक हैं सही पाचन के लिए, अच्छे स्वाद के लिए, मजबूत हड्डियों के लिए, रक्त निर्माण के लिए। तो रेशेदार जो खाद्य पदार्थ हैं वो किसके लिए आवश्यक हैं, वे हमें सही पाचन के लिए आवश्यक हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है, दूध से, फल से, प्रोटीन से, वसा से। तो कोलेस्ट्रॉल का सबसे ज़्यादा संबंध किससे है, वसा से है। काली चाय में हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए। और जो आपकी जो काली चाय है वो क्या होती है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से गुजरती है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें उसमें क्या हो जाती हैं, लेस हो जाती हैं। दूध किस पौष्टिक तत्व का अच्छा स्रोत है, विटामिन सी का तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, और फिर उसके अंदर नहीं आयरन का हो सकता है, जिंक भी इतना कुछ खास नहीं, और कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। दूध में कैल्शियम नहीं मिलता, लौह नहीं मिलता, विटामिन बी नहीं मिलता, प्रोटीन नहीं मिलता, तो दूध में क्या नहीं मिलता है, आयरन नहीं मिलता है। हार्मोन्स निकलते हैं वाहिनी विहीन, देखिए अभी मैंने हार्मोन वाला, तो यहाँ पर इसका पूछने का मतलब है कि वाहिनी विहीन लिखा है ना, तो इसको आप जैसे वो नलिका विहीन
भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नलिका विहीन ग्रंथि से हार्मोन निकलते हैं और नलिका युक्त जो ग्रंथियाँ होती हैं उससे क्या निकलता है, उससे आपका निकलता है आपके एंजाइम्स का श्रावण होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में पानी की कमी का कारण होता है, शरीर में पानी तथा लवण का निकल जाना, डर और एक्लिनिटी, आहारिक गड़बड़ी। तो शरीर का पानी तथा लवण शरीर से निकल जाने के कारण क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। फेफड़े द्वारा बाहर फेंकी गई गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ज्वर के प्रभाव से श्वसन दर क्या हो जाती है, बढ़ती है, ठीक है। ज्वर में भी बढ़ेगी, एक्सरसाइज के समय भी बढ़ेगी ना, इस समय क्या होती है, श्वसन दर हमारी बढ़ जाती है। कॉकलिया सहायता करता है, कॉकलिया किसमें सहायता करता है, तो कॉकलिया जो है वो सुनने में सहायता करता है। और कॉकलिया है क्या, ये हमारे कान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जो कि घेघे जैसा सर्पिल आकार का होता है, ठीक। तो कॉकलिया आप समझ गए, सुनने में सहायता करता है। श्वेत रक्त कण का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त जमने में सहायता, रोग रोधन क्षमता प्रदान करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है, कहाँ टेस्टोस्टेरोन, ये मेल का है ना टेस्टोस्टेरोन, तो ये कहाँ पर, शुक्राशय में उत्पन्न होता है। आवश्यक आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं शिक्षा, मनोरंजन, भोजन, हवा पानी, भोजन, आश्रय और रोटी कपड़ा मकान, ये हमारी आवश्यक आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधि क्या है, अस्थायी कठोरता की बात कर रहा है, तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को मिला करके जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें लौह तत्व नहीं पाया जाता है, साबुत दालों में, मांस में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, दूध में। तो किसमें आयरन नहीं पाया जाता है, तो दूध में हमको क्या, आयरन नहीं मिलता है, ठीक। किस उम्र में बीएमआर की दर कम हो जाती है, तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी बीएमआर उसका अपोजिट उसमें चलता है, तो वृद्धावस्था में क्या हो जाता है, बीएमआर कम हो जाता है और बचपन में सबसे अधिक बीएमआर रहता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का बीएमआर थोड़ा अधिक होता है, एक डिग्री फ़ारेनहाइट पर 7% बीएमआर होता है, मतलब प्रभावित होता है, और अगर 1 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 13%, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, तो जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं वो इसके विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं। प्रोटीन की इकाई, और एक बात बताऊं, आपका ए हो गया, ई हो गया और सी हो गया, ये सारे तीनों क्या हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं। प्रोटीन की इकाई क्या है, तो प्रोटीन किससे मिलकर के बना हुआ है, अमीनो एसिड से। संतुलित आहार का अर्थ क्या है, ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हों, तो ये इसके अंतर्गत आता है। शरीर में प्रोटीन कोशिका निर्माण, मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान, कोई कार्य नहीं करता, चर्बी बढ़ाता है, तो कोशिका का निर्माण करता है। गर्भावस्था में कम क्रियाशील स्त्री को कितने कैलोरीज की आवश्यकता होती है, देखिए मैंने अभी आपसे बताया ना कि गर्भावस्था में कम क्रियाशील मतलब सेडेंटरी वर्क, अब हम बात करते हैं 1660 की, ठीक है। और गर्भावस्था की बात करें तो इसमें 350 हम प्लस कर देंगे, यहाँ पे 0 हो गया, 5 5 10 11 हो गया, 6 3 9 1 0 हो गया और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 20 10, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा कैलकुलेशन, तो यहाँ पर 20 10, यहाँ पर RDA 2020 के हिसाब से 20 10 की आवश्यकता होगी। मांसपेशियों में थकावट किसके अत्यधिक निर्माण से होती है, एटीपी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण मांसपेशियों में थकावट होती है। निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन से हैं, विषाणु, वायरस की बात कर रहा है तो उसमें क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। आपका टीबी है, ये टिटनेस है, मलेरिया बुखार है, हैजा है, ये सब बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है। ईसीजी किसकी जानकारी देता है, तो ईसीजी हृदय की जानकारी देता है। एकीकृत बाल विकास योजना किस सन में शुरू हुई, मतलब आईसीडीएस की बात कर रहा है यहाँ पर, आईसीडीएस 1975 में, 2 अक्टूबर सन 1975 में। जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत जो है वो आपका औद्योगिक धुआं है, धुआं तो वायु प्रदूषण का कर देगा है, और फिर उसके औद्योगिक अपशिष्ट है, अमोनिया है और डिटर्जेंट है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है औद्योगिक अपशिष्ट जो है वो उसके क्या है, प्रमुख स्रोत हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन ऊतक है, इनमें से कौन ऊतक है, तो रक्त जो है ये क्या है, हमारा संयोजी ऊतक है, ठीक। तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। मनुष्य में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं, तो कौन कौन से, ए, बी, ओ और ए बी, ठीक। ये हमारे 4 रक्त समूह पाए जाते हैं, जिसमें से ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, और आपका ए बी क्या है, ये क्या है, ग्राही है, ठीक है, गेन करता है, सबसे ले सकता है।
ओ में क्या नहीं पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता, और आपका ए बी में क्या नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं। अगला है हीमोफीलिया, वह बीमारी है जो वंशानुगत कारणों के कारण होती है, प्रदूषित। तो ये जान लीजिए कि ये वंशानुगत, ये हेरिडिटी जो है इसका सही आंसर है। और हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। स्फिग्नोमीटर से क्या नापते हैं हम लोग, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को मापा जाता है। मोटापा किसकी अधिकता से होता है, तो मोटापा आपका यहाँ पर जो आपका ये फैट है उसकी अधिकता से होता है। कंकाल सिस्टम निम्न में से किन खनिज लवणों से बना हुआ है, तो हम सभी जानते हैं जो हमारा कंकाल है, स्केलेटल सिस्टम है, वो किसके द्वारा बना हुआ है, तो वो कैल्शियम तथा फास्फोरस के द्वारा बना हुआ है। घर बनवाने संबंधी प्रोजेक्ट से कौन सी संस्था जुड़ी हुई है, तो ये जो है हुडको जो है ये घर बनवाने संबंधी प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। इसका फुल फॉर्म भी क्या है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन। क्या है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन। ठीक है, तो ये क्या है, घर बनवाने के प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई संस्था है। वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या धारणा है, संतृप्त वसा का उपयोग करना चाहिए, वसा उपयोग नहीं करना चाहिए, वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए, हाई कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन ग्रहण नहीं। तो हम लोग क्या मतलब हम लोग को सैचुरेटेड फैट नहीं बल्कि अनसैचुरेटेड फैट का यूज़ करना चाहिए, दे आर गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, जो हृदय रोगों का एक कारण है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हृदय रोग का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, और ये अधिकांशतः तरल वनस्पति तेल, अखरोट, सूरजमुखी आदि में विद्यमान होता है। अगला प्रश्न है, हाइपरटेंशन किसका कारण है। हाइपरटेंशन जो है ये हाई ब्लड प्रेशर भी कह सकते हैं इसको, निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइपर टेंशन है आपका वो उच्च रक्तचाप का कारण होता है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के हृदय में 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। कितनी बार सांस लेते हैं, तो सांस लेने का आ जाएगा 16 से 18 बार, या इस तरह से आएगा, तो ये आप कर देंगे। और बताएंगे कि एक बार श्वसन क्रिया पूरी होने में कितना समय लगता है, तो 4 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है, लार ग्रंथियों में एंजाइम पाचन करते हैं, तो लार ग्रंथियों में एंजाइम कौन से किसका पाचन शुरू हो जाता है, हम सभी जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। लार ग्रंथियों में कौन से एंजाइम है, आपका टाइलिन है, और हाँ आपका टाइलिन नामक एंजाइम जो कि ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइपेज और टाइलिन 2 तरह के एंजाइम हैं। लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र क्या होती है, 12 से 13 वर्ष, प्यूबर्टी की बात कर रहा है। निम्नलिखित में कार्य गुर्दे से संबंधित है, शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, प्रजनन क्रिया का, रक्त को यूरिया से अलग करना। तो यही मेन वर्क है आपका उसका गुर्दे का। और थ्रोम्बिन की उपस्थिति से क्या होता है, थ्रोम्बिन की उपस्थिति से रक्त जमता है। ठीक, क्या होता है, रक्त जमता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक कौन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक क्या है, हीमोग्लोबिन है। अगला प्रश्न है हमारा, अंडाणु का उत्पादन करता है, अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनियां और योनि। तो अंडाणु का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, अंडाशय के द्वारा किया जाता है। संवातन के लिए आवश्यक है, कमरों में खिड़कियों, दरवाजे, वेंटिलेटर की पर्याप्त संख्या, घर का बड़ा होना, आसपास पेड़ का होना, उपयुक्त सभी। तो ये जो है गृह संवातन जो है उसकी बात यहाँ पर कर रहा है कि इसके लिए किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कमरों में खिड़कियों, दरवाजे एवं वेंटिलेटर की पर्याप्त संख्या, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अग्नाशय का कौन सा स्राव सीधे रक्त में प्रवेश कर जाता है, तो अग्नाशय। ठीक है, तो अग्नाशय से निकलने वाला क्या है आपका इंसुलिन नामक हार्मोन। ठीक है, ये कहाँ से, आपके अग्नाशय से निकलता है, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। मानव में श्वसन दर होती है, कितनी होती है, मैंने भी आपको बताया था कि कितनी बार सांस लेता है एक व्यक्ति, तो वहाँ पर 16 प्रति मिनट, क्योंकि 16 से 18 क्या है ही, तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पर 16 प्रति मिनट लगाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, वृक्क की रचनात्मक इकाई क्या है, तो वो क्या है, नेफ्रॉन है, और इनकी संख्या मैंने बताया था 1,30,000 के लगभग एक वृक्क में होती है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं, श्वेत रक्त कणिकाओं व प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। कौन सा युग्म सही है, और यहाँ पे HIV, ये HBIG एड्स, BCG क्षय रोग और पोलियो पर्ट्यूसिस DPT अतिसार।
ठीक है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और यहाँ पर आपका टिटनेस। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पर आपका जो है इसका जो ये युग्म सही है उसके अंतर्गत आपका आता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहला टीका BCG ये क्षय रोग के लिए होता है, ये तो हम सभी जानते ही हैं। तो यही क्या है, इसका करेक्ट आंसर यहीं पे सही है। तो ये तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस का है, तो अतिसार से कोई मतलब नहीं है। पर्ट्यूसिस इसका भी नहीं होता। HIVG ये भी इसका सही आंसर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर BCG आपको करेक्ट मिल गया। स्कर्वी नामक बीमारी किसके अभाव में होती है? तो विटामिन C की कमी से क्या होती है? स्कर्वी और आपकी जिंजवाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। अगला है, स्वास्थ्य केवल रोग तथा दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं बल्कि संपूर्ण शरीर, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य की अवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आपका किसका कथन है? ये WHO का कथन है। बाइक शार्पेड वॉल्व बीच में स्थित होती है। तो बाइक शार्पेड वॉल्व जो है वो कहाँ पर स्थित होती है? ये आपके बाएं अलिंद तथा दाएं अलिंद के बीच में स्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। महाधमनियाँ अशुद्ध रक्त लेकर के जाती हैं। पल्मोनरी में, पल्मोकोटेनियस में, कोरोनरी में, गैस्ट्रिक, रीनल में। तो जो महाधमनियाँ हैं वो पल्मोनरी में अशुद्ध रक्त लेकर के जाती हैं। ठीक है, तो अशुद्ध रक्त को महाधमनियाँ कहाँ लेकर के? पल्मोनरी आर्टरी में लेकर के जाती हैं। घेघा रोग क्या है? थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। ठीक है, घेघा रोग जो आपका गॉइटर है उसमें क्या हो जाता है? जो आपकी थायराइड ग्लैंड है वो लटक करके नीचे आ जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पानी का प्रतिशत होता है। मैंने आपको बार बार बताया है, क्या आपका 65 से 70 के बीच में आएगा, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है 70%। गर्भाधान की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। आपका फर्स्ट ये करेक्ट हो जाता है। जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? जीवनदायिनी हमारी ऑक्सीजन है। और फिर उसके बाद शरीर में हार्मोन का स्रोत क्या है? हड्डियाँ हैं, हृदय हैं, नलिका विहीन ग्रंथियाँ हैं और अस्थिमज्जा। तो नलिका विहीन जो ग्रंथियाँ हैं जिसको हम लोग क्या अंतःस्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं, उससे हार्मोन का स्रावण होता है जो डायरेक्ट रक्त में मिल जाती हैं। पसीने के साथ शरीर में किस चीज का नुकसान होता है? ग्लूकोज का नुकसान, नमक का नुकसान, केवल पानी का नुकसान होता है, चर्बी निकल जाती है। तो भाई क्या किस चीज का यहाँ पर नुकसान हो जाएगा? आपका नमक का, ग्लूकोज का तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है आपका। तो इसमें किसमें क्या होते हैं? लवण का नुकसान होता है, पानी और आपके लवणों का नुकसान होता है। अगला प्रश्न है, जीरोप्थैल्मिया किसकी कमी से? तो जीरोप्थैल्मिया क्या? विटामिन ए की कमी से हो जाता है। फिर बिलिरुबिन की बात करें, जीरोप्थैल्मिया जो त्वचा, कार्निया आदि में कोशिकाओं में सूखने से, जीरोसिस मतलब सूखना, सूख जाती हैं। ये कार्निया आदि में कोशिकाओं के सूखने से उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण आंखों से आंसू नहीं बहता तथा कार्निया पर शल की भवन हो जाते हैं। जीरोप्थैल्मिया विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है और इसी विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी आपको होता है। बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन उपस्थित होते हैं। ये कहाँ पर उपस्थित होता है? आपके बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन ये यहाँ पर आपके यकृत में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है यकृत। अगर देखा जाए तो बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन उपस्थित होता है कि कहाँ पर? यकृत में, बिल्कुल। फिर वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो आपकी वो नेफ्रॉन है। कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी कार्य क्या है? जो झिल्ली है ऊपर से कोशिका, तो ये जान लिए कोशिका के अंदर एवं बाहर के पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करना। तो यही इसका प्रमुख कार्य है। फिर प्राकृतिक से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाले विटामिन कौन से हैं? तो हमारा सनशाइन विटामिन जो है, विटामिन डी, ये प्रकृति से सीधा प्राप्त होता है। 7 डिहाइड्रोकैल्सी कोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ की सहायता से करते हैं। विटामिन डी एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो कि जंतुओं द्वारा अपनी त्वचा कोशिकाओं में 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ की सहायता से करते हैं और यह प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से होती है, अतः इसे धूप का विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका यहाँ पे अभी 2004 का इससे पहले करवाया था मैंने, तो ये आपका 2005 का भी यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। ओके।
आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा आज का लेक्चर, और अगर समझ में आता है तो फिर प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।